You are welcome again, madam, and all the students and faculty again welcome. I request Nidhi madam to start today's session. Thank you. Okay, so hello everyone. And कल हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, अपन ने देखा था कि अर्निंग्स क्या है, हम अर्निंग्स कैसे बढ़ाएं। तो खुद पे काम करके, फ्रीलांसिंग करके, रेंट आउट करके, इस तरीके से हम अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो था स्पेंडिंग। तो स्पेंडिंग के लिए हम लोग ने देखा कि एप्लीकेशन एक मैंने बताया था स्प्लिट वाइज नाम से। उसको हम अगर इंस्टॉल कर ले अपने फ्रेंड्स के बीच में भी, जब हमको बिल स्प्लिट करना है, अपने आप वो कैलकुलेट करके अपने को बता देता है। उसके साथ साथ हम अगर एक जर्नल या यादी जैसा मेंटेन करें जिसमें हम हमारे महीने के खर्चे लिख के रखें, तो अगेन उससे भी हमें कई बार चीजें समझ में आती है कि हमारी वांट्स और नीड्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कई बार आई थिंक हम सब सुनते आ रहे हैं एंड उस पर रिसर्च भी हुई है, सब कुछ हुआ है कि आज की जनरेशन वांट्स और नीड्स को कंफ्यूज कर जाती है, जिसके कारण वांट्स के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में हमारा अननेसेसरी लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए काफी सारा स्पेंडिंग हो जाता है। स्पेंडिंग में भी हम लोग ने अलग अलग तरीके देखे थे कि किस तरीके से हम अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं। एंड स्पेंडिंग कम किया यानी मजा खत्म किया, ऐसा नहीं है। तो वो भी हम लोग ने देखा एकदम स्मार्टली, क्लेवरली हम कैसे करेंगे। उसके बाद अपन ने सेविंग्स के बारे में देखा था। तो सेविंग्स अकाउंट सबको खोलना है, गोल बेस्ड सेविंग सबको करनी है, जो मैंने कहा था। उसके साथ फिर हम लोग ने बाद में एफ डी आर डी वो भी देखा, समझा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लॉक इन पीरियड किसमें है, और आर डी कैसे दोनों के बीच में लाई करता है और दोनों के एडवांटेजेस देता है। फिर हम लोग ने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काफी सारे डिस्कशन किया था। म्यूचुअल फंड्स जो है क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने जोर दिया था कि अगर आप न्यू पर्सन हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, हार्डली 0.5% या कुछ होता है, जिसमें रिस्क कम है, बट आपको एटलीस्ट आपकी कंट्री की इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है, मार्केट में जो ग्रोथ मिल रही है, उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। और ये एफ डी आर डी सेविंग से काफी बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली ये डेटा कहता है, आप पिछले 30 साल का डेटा देखो, कुछ भी देखो, मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम बेटर कर सकते हैं। ये हमने देखा था। एंड कल जैसे मैंने बताया था आप लोग को भी कि हमें मेन हमारा इक्वेशन अर्निंग माइनस स्पेंडिंग इज सेविंग को चेंज करना है, रादर अर्निंग माइनस सेविंग। पहले आपकी अर्निंग जो आ रही है उसमें से आपका सेविंग्स निकाल लो, जो भी एक परसेंटेज आप सेट कर लो, 10%, 20%, 50%, जितना आपको जमता है, जितना आप आपके फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हो, उतना आप पहले से ही एक परसेंटेज निकाल लो अपने अर्निंग में से, और फिर जो बचता है उसको बराबर से फिर अपने आप बजटिंग हो जाती है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी मम्मी लोग है। पापा मम्मी को जितना फंड्स देते हैं, कुछ महीने कम होता है, कुछ महीने ज्यादा होता है, बट मम्मी बराबर से घर को एकदम सही तरीके से चला लेती है। तो उसी तरीके से हम लोग भी डेफिनेटली ये चीज कर सकते हैं एज यंगस्टर्स। एंड इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। कल के टॉपिक्स के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जब भी हम कोई गैजेट, फ्रिज, कुछ भी कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पे बजाज फाइनेंस या दूसरे इसका वो नो कॉस्ट ईएमआई वाला लिखा होता है। एंड यस, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो बैंक्स, एनबीएफसीज ने निकाली है, जिसके कारण हर कोई अपने विशेष को पूरे कर सकता है। एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो खरीदना चाहता है, थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें खरीदना चाहता है, तो उसको सबके लिए पॉसिबल बना दिया है। बट क्या इसमें आपका डिसिप्लिन है या नहीं? बिकॉज ये ना बहुत जल्दी एक ट्रैप बन जाता है। हमको लगता है अच्छा ठीक है, महीने का सिर्फ 2,000 ही देना है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं तो 60,000 का फोन खरीद लेता हूँ एंड 2,000 करते 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 मैं पे कर दूंगा। बट क्या आपकी इनकम आपको अलाउ करती है कि आप 60,000 का फोन एट दिस स्टेज खरीदो? अगर आपकी इनकम 12,000, 15,000 है, सो मे बी 60,000 का फोन खरीदना इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। बट बिकॉज आपको नो कॉस्ट ईएमआई बताया जाता है, जिसके कारण आपको लगता है अरे ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ता है। कई बार हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है वो
हमको भुला दिए जाते हैं ऐसे मार्केटिंग ऑफर्स के साथ, ऐसे जो एनबीएफसीज या जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल्स है वो इस टाइप की जब भी ऑफर्स देती है, तो कई बार हम लोग को लगता है कि ठीक है यार, अभी नहीं तो कब, तो एक अच्छा सा टीवी भी अभी खरीद लेते हैं, फ्रिज भी अभी खरीद लेते हैं, मोबाइल भी अभी खरीद लेते हैं, बट बहुत ही जल्द जब ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जब एक ये विशियस सर्कल बन जाता है, जब आपको लगता है कि ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत ही जल्दी एक बर्डन बनना शुरू होता है। एंड कई बार जो मैंने कहा था कि इमरजेंसी फंड रखना, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है या अगर है भी और कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको ईएमआई तो पे करनी ही है, क्योंकि ये आपने एक लोन लिया है, वरना लोन का पेनल्टी भरना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो उस कारण से आपको ऐसा है कि आप अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं डालिए ये नो कॉस्ट ईएमआई के ट्रैप में जाके। इन केस आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे पास आज 60,000 है मेरे अकाउंट में और मैं ये फोन खरीद सकता हूँ, बट मैं नो कॉस्ट ईएमआई लेके उस पेमेंट को डिफर करना चाहता हूँ 12 महीने में, और आज मैंने अगर 5,000 दिए, 5,000 का अगर ईएमआई बनता है, तो बाकी के 55,000 को मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, मैंने एक नया कोई बिजनेस में डाला या खुद के कोई फर्दर स्टडीज में डाला, कुछ अगर उसका आपने प्रोडक्टिव यूज किया, तो डेफिनेटली नो कॉस्ट ईएमआई इज अ गुड ऑप्शन। बट अगर आपके पास 60,000 है ही नहीं और आप फिर भी वैसा टाइप का फोन लेना चाहते हो, तो आई थिंक इट इज टाइम टू सिट डाउन और अपने आपको थोड़ा समझिए कि क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, एंड क्या मैं आज 25,000 के फोन के साथ काम चला सकता हूँ। सो इन दैट केस अपने नीड्स एंड वांट्स का ही मेन जो फ्रिक्शन होता है उसको हमें यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट आता है लोन रीपेमेंट। सो ये दिस इज यूजफुल नॉट जस्ट कि आपने लोन, मैं तो आज नहीं ली हूँ, मैं तो 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने थोड़ी लोन लिया, बट शायद आपकी फैमिली में किसी ने लोन लिया। सो ये इंफॉर्मेशन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं पता नहीं इंटरेस्ट रेट इतना थोड़ी होगा, बट अगर आप यहाँ पे जैसे स्लाइड पे देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट कितने ज्यादा हो सकते हैं। सो कॉमन सेंस कहता है कि जिसका सबसे हाई इंटरेस्ट रेट है उसको हमको सबसे पहले चुकता करना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड, आजकल बैंक्स, आजकल आपको फोन पे इतने धड़ाके से जो क्रेडिट कार्ड बेचे जा रहे हैं, बट कई बार ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है आज पैसे थोड़ी देना है, कल देना है, कल देना है, और हम उसको कई बार डिफर कर जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग डिसिप्लिन नहीं रखने के कारण क्रेडिट कार्ड पे इतना ज्यादा लोन उनका जमा हो जाता है कि जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज ली और अगर आपने उस चीज को डिफर करते रहे, 1 साल बाद आपको 140 रुपए देना है सिर्फ 100 रुपए की चीज के लिए। सो जस्ट इमेजिन 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। सो आई थिंक क्रेडिट कार्ड जैसे आप अर्न करना शुरू करेंगे, आपका सैलरी अकाउंट ओपन होगा एंड आपको धीरे धीरे बैंक्स फिर अप्रोच करना शुरू करेंगे, आपको अगर लगता है कि अभी भी मुझ में पैसे को लेके अच्छा डिसिप्लिन नहीं आया है, सो आई थिंक इट इज बेटर आप क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें जब तक पॉसिबल है, बिकॉज वो जो पेमेंट का चक्कर होता है कई बार इतना बढ़ जाता है कि उसके कारण आपको सच में लेने के देने पड़ जाते हैं, और वो जो रिवॉर्ड्स या जो पॉइंट्स या जो फील गुड फैक्टर होता है, इट इज नॉट वर्थ इट। सो क्रेडिट कार्ड इज नॉट समथिंग जिससे हमें डरना चाहिए, बट अपने अंदर पैसे को लेके हम जब डिसिप्लिन ला पाए तब हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज एक्चुअली अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप बड़ी चीज आज की तारीख में लेके 30 दिन बाद उसका पेमेंट कर रहे हो। सो आपने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अपने लिए फ्री में ले लिया। सो उस हिसाब से इट इज वेरी गुड, बट ओनली इफ यू हैव डिसिप्लिन। ओके, सो क्रेडिट कार्ड सबसे पहली चीज है। फिर कई बार जैसे जो नो कॉस्ट ईएमआई पिछले स्लाइड में मैंने बताया, तो ऐसे होता है कि ईएमआई तो आ गई, आज शायद मेरी सैलरी अटक गई, क्योंकि अब जैसे इवन कोविड के चक्कर में हम देखते हैं कि कई बार हो जाता है कि 1-2 महीने की सैलरी होल्ड अप हो जाती है, बट आपको ईएमआई तो पे करना ही, आपको आपके लोन की जो किश्त है उसको तो चुकाना ही है। तो उस केस में आपके पास अगर पैसे नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है,
तो आप शायद पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एंड पर्सनल लोन अगेन काफी एक्सपेंसिव है, सो अप टू 20% पर एनम होता है। एंड पर्सनल लोन भी आप सिर्फ बहुत ही जरूरत है तब आप जाके लीजिए, बिकॉज कई बार ऐसे लगता है कि हमको चलो छुट्टी पे जाना है तो हम एक पर्सनल लोन ले लेते हैं, बट नहीं, वो बहुत गलत चीज है। पर्सनल लोन अपनी जरूरतों के लिए ही हमें लेना चाहिए, जब कोई और विकल्प हमें अगर दिख नहीं रहा है तो वैसे टाइप के केसेस में ही लेना चाहिए। अपने लग्जरी वाले स्पेंड्स के लिए पर्सनल लोन लेना अवॉइड ही करना चाहिए, कि शादी का कोई खर्चा आ गया या घूमने जाना है या कोई गाड़ी खरीदनी है, कुछ उस टाइप के एक्सपेंसेस के लिए मत लेना, बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव है 20% पर एनम, जबकि आपको सेविंग्स अकाउंट पे सिर्फ 4% मिल रहा है। तो आप बस कंपेयर करो कि 4% आप कमा रहे हो पर 20% 40% आप गवा रहे हो, सो इट इज नॉट वर्थ इट। और फिर व्हीकल एंड होम लोन, सो ये दोनों तो ऑफ कोर्स जहां तक पॉसिबल है, आप अगर व्हीकल खरीद रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोन से लीजिए, बिकॉज at 8% and 9% rate of interest, it is a very good option। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि बाकी का पैसा मैं मेरे बिजनेस में डाल सकता हूँ या कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मैं 10% से ज्यादा अगर उस पर कमा सकता हूँ, तो उस हिसाब से व्हीकल एंड होम लोन जो हमारी गवर्नमेंट ने जो प्राइजेस रेगुलेट किए, आरबीआई ने जो रेगुलेट किए, इट इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म। तो लोन रीपेमेंट के बारे में ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती थी। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। सो मैं एज अ बैंकर, एज अ सैलरीड पर्सन एंड एज अ बिजनेस पर्सन, हर जन को एक ही चीज बोलती हूँ, प्लीज बाय इंश्योरेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका रीजन क्या है? देखो, आप अगर अर्निंग करना शुरू कर दिए हो तो आपकी लाइफ की ऑटोमेटिकली एक वैल्यू हो जाती है, क्योंकि अब आप पे लोग डिपेंडेंट है। आपकी अर्निंग्स पे सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स भी डिपेंडेंट है। एंड कल जाके खुदा ना खास्ता आपको अगर कुछ हो गया, आपकी आपकी लाइफ जाएगी, आपकी अर्निंग्स रुक जाएगी, जिसके कारण आपके पीछे से आपकी फैमिली बहुत सिवियरली फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट होगी। सो वो एक रीजन है कि इंश्योरेंस हम सबको लेना चाहिए, बट इंश्योरेंस भी टर्म प्लान एंड एकदम प्लेन सिंपल टर्म प्लान मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ लेना चाहिए। एंड जितना जल्दी आप लेंगे उतना आपका प्रीमियम हार्डली कुछ अमाउंट आता है। सो अगर आप 21 साल की उम्र में लोगे तो मेरे ख्याल से सालाना आपको 2-3 हजार रुपए, 2-3 thousand पर ईयर आपको सिर्फ पे करना रहेगा, एंड इसमें ऑलमोस्ट आपको 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। सो इस टाइप से अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना, जल्दी आपने इंश्योरेंस अपने लिए परचेज कर ली, सो इट इज गुड। एंड इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, सो इंश्योरेंस हैज टू बी परचेज। आप इस हिसाब से मत सोचिए कि कल अगर मैं 80 साल तक कवर्ड हूँ, हम सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ी रही है, मे बी 20 साल पहले 60-65 थी, बट आजकल 80 साल तक तो लोग यूं ही जीते हैं। एंड शायद जब हम और 10 साल आगे आ जाएंगे, 90 और 100 साल भी बहुत इजीली, क्योंकि हेल्थ केयर इतना इम्प्रूव हो रहा है तो अच्छे से ही हो जाएगा। एंड याद रखिए, आपकी अर्निंग का जनरली एक लिमिट आ जाता है कॉमनली 60-65 ईयर्स पे, जो हमारा रिटायरमेंट है। तो आगे के साल आपको आपके जो फंड्स आपके रिटायरमेंट के हिसाब से सेव करने हैं। और उसी के साथ साथ इंश्योरेंस भी हम इसलिए लेते हैं कि कहीं पे इस बीच में जो आपके अर्निंग एज है वहां पे जाके आपको कुछ हो गया, सो आपकी फैमिली, आपके डिपेंडेंट्स, दे आर टेकन केयर ऑफ। एंड इसलिए टर्म प्लान, जो टर्म प्लान बहुत सिंपल सी चीज है। टर्म प्लान ये कहता है कि आप हर साल एक अमाउंट पे करते जाएंगे, उसके बदले में आपको एक कवर मिलेगा। सो जैसे मैंने कहा कि 21 साल की उम्र में 2 या 3 हजार पे कर 1 करोड़ के कवर के लिए, एंड इसका कवरेज आपको से 80 ईयर्स तक है, 80 साल की उम्र तक आपको इसका कवर मिल रहा है। सो बिटवीन 21 जब आपने खरीदा से अप टिल 80 ईयर्स, इसके बीच में अगर आपको कभी भी कुछ हुआ, चाहे 60 में हुआ हो, चाहे 30 में हुआ हो या 79 में हुआ हो, तो ये कंपनी आपको पूरे 1 करोड़ रुपए आपके फैमिली को देगी, आपके नॉमिनेशन
जिसका भी आपने किया है उसको मिलेंगे। बट अगर आप 80 इयर्स तक जी लिए, 81 ईयर पे जाके आपको कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस कारण से कई लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने अगर 81 इयर्स तक जी लिया तो मेरे तो पूरे पैसे चले गए। बट इस तरीके से आप नहीं इसको देख सकते, बिकॉज दिस इज अ रिस्क मिटिगेशन टूल। इससे आप आपके रिस्क को कवर कर रहे हो एंड इट इज एन एक्सपेंस, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ऐसे प्लान्स प्रेफरेबली मत लीजिए जो कहता है कि आप हर महीने हर साल 10,000 रुपए दीजिए एंड 80 साल तक अगर आपको कुछ नहीं हो तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। बिकॉज आप सिर्फ 2,000 रुपए में भी आपकी लाइफ कवर कर सकते थे, बट आपने इनिशियल ईयर में जब आपकी अर्निंग कम थी तब आपने खुद पे ज्यादा स्ट्रेन डाल के 10,000 पर मंथ दिया है, जिसके कारण अगर आप 81 इयर्स तक जिए तो आपको आपके पूरे पैसे वापस मिलेंगे। सो इट इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अ चीपर एंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव इज अ टर्म प्लान। सो टर्म प्लान अगर आप ले सकते हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड उसमें भी लाइफ कवर ओनली, बहुत सारे राइडर्स या एक्स्ट्रा वाली चीजें जो देते हैं, तो आप जनरली अपने एडवाइजर को बोलिए कि नहीं मुझे प्लेन सिंपल ही चाहिए। एंड आपके सैलरी के बेसिस पे आपकी लाइफ की वैल्यू कंप्यूट होती है। सो अगर आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है और आप बोलोगे मुझे 2 करोड़ का कवर चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। तो वो आपकी एनुअल सैलरी का 20 टाइम 30 टाइम उनका एक फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से वो खुद बताएंगे कि दिस इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस जो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी 21 साल की इसमें जब सैलरी 20,000 थी, पर लाइफ लॉन्ग तो उतनी नहीं रहेगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपने रिवीजन करा सकते हो। सो अगर शुरू में आपका 50 लाख का कवर था और 30 साल की उम्र में आपकी इनकम काफी बढ़ गई, आपके डिपेंडेबल्स बढ़ गए, आपकी फैमिली हो गई, वाइफ आ गई या हस्बैंड आ गया, बच्चे हो गए, और आपको लगता है कि इतने में तो होगा नहीं, तब आप अपना रिवाइज करा सकते हो एंड एक्स्ट्रा कवर लेके वो 50 लाख को फिर 2 करोड़ 3 करोड़ जितना आपको लगता है आपके इनकम के हिसाब से आप बना सकते हैं। सो इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान के ऊपर से ये था। एंड खासतौर से आज के टाइम पे मेडिकल इंश्योरेंस पे काफी चर्चा होने लगी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमने किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना इस तरीके से आके हमें अफेक्ट करेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोगों की फैमिलीज को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा है। एंड जिन लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था, कहीं पे उनको थोड़ा रिलीफ मिल गया कि उतना प्रीमियम पे करके आज लाखों के जो खर्चे हैं उसमें हमें कई सारे पैसे मिल गए, एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। तो मेडिकल इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस आज बहुत ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है अगर ऐसे कुछ अनवांटेड सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो मेडिकल इंश्योरेंस भी जब आप लेते हैं, दो चीजों का आप ध्यान रखिए। पहला है क्लेम परसेंटेज। सो आप अगर गूगल करोगे, जो भी आपका इंश्योरेंस आपका एडवाइजर सजेस्ट कर रहा है, आप हर इसका क्लेम परसेंटेज देखो। क्लेम परसेंटेज मतलब 100 लोगों ने अगर इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया कि हमको हमारी फैमिली को एडमिट किया है अभी हॉस्पिटल में तो हमको पैसा चाहिए, तो उतनों में से कितनों का ऑनर किया, कितनों को पैसे एक्चुअली दिए, वो क्लेम परसेंटेज कहलाता है। सो अगर फॉर वॉट एवर रीजन, या तो डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं था, या तो आपकी बीमारी जो है वो आपके इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो क्लेम परसेंटेज अगर हाई है, अबव 90-95% है, सो दैट इज अ गुड कंपनी, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है एंड वो आपके इंश्योरेंस को ऑनर करेंगे, आपको क्लेम इजीली मिलेगा। सो उस टाइप के हिसाब से आप अपनी कंपनी चूज कर सकते हो जिसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। एंड दूसरी चीज जो आज के सिचुएशन से हम सीख रहे हैं कि कोई भी डिजीज वाइज बीमारी के हिसाब से कैपिंग ना हो, क्योंकि क्या पता हमने अगर 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस लिया और 5 लाख हमें कोरोना के ट्रीटमेंट के हिसाब से ही लग गए, तो ऐसा नहीं हो कि आपने जो लिया उसमें वो कहता है कि अगर आपको कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो हम आपको सिर्फ 50,000 देंगे, जबकि आपका हॉस्पिटल का बिल 3 लाख आ गया। तो उस केस में आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कुछ खास आपको हेल्प नहीं करती। सो ये दो चीजें खास तौर से हमें ध्यान रखनी है जब हम खुद के लिए या अपने मम्मी पापा के लिए, अपने फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। ऑफ कोर्स
ये दोनों चीजों में आपका जो एडवाइजर है वो आपको बेटर समझा सकता है, बट सिर्फ उसके भरोसे हमें नहीं ये चीजें खरीदनी, क्योंकि ये हमारे पैसे हैं और फाइनली क्लेम हमें जब करना है तो इजी होना चाहिए। इंश्योरेंस ऐसी है कि हम खुद के लिए खरीदते हैं, बट इसका जो पेपर वर्क होता है या इसका जो एप्लीकेशन देना होता है वो हमारी फैमिली को देना होता है। तो ऐसी चीजें करिए कि जिसके कारण आपकी फैमिली के लिए भी जब डिफिकल्ट टाइम आता है तब चीजें इजी हो जाए। एंड वही रीजन है कि आप अपने एंड पे भी थोड़ा रिसर्च करिए। सिर्फ एक एडवाइजर के भरोसे पे उसने कह दिया तो मैंने ले लिया, वैसे मत करिए। ओके, सो इंश्योरेंस के ऊपर ये था। तीसरी चीज, जब हम अर्न करना शुरू करेंगे तो पैसा हम कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। एंड यस, जब हम सैलरीड जॉब में रहते हैं तो टैक्स तो अपने कंपनी से ही कट के आ जाता है। तो कई बार हमें लगता है कि ठीक है, कंप्यूटेशन तो हो जा रहा है कंपनी पे, एचआर वो जो भी चीजें करनी है वो करके भेज रहे हैं, तो मुझे टैक्स समझने की क्या जरूरत है। एंड कई बार ऐसे होता है कि इसमें भी जेंडर वाइज बहुत डिफरेंस है। आ, हम देखेंगे तो हमारी फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि पापा, भाई, चाचा, ये लोग टैक्सेशन को फिर भी समझ जाते हैं, बट यू एज अ गर्ल, आपकी मम्मी, आपकी चाची, ये लोग सोचेंगे कि ठीक है ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है एंड मुझे इसके बारे में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मुझे इसके बारे में जान के क्या ही करना है। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक अगर आप अर्न कर रहे हो एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ सैलरीड पर्सन, इट इज योर मनी एंड इसमें टैक्सेशन को समझना आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज आप अगर इसमें सही तरीके से समझोगे तो आप खुद के लिए पैसा बचा सकते। गवर्नमेंट ने टैक्स के रेजिम में बहुत सारी चीजें ऐसी डाली है जहाँ पे आपको रिबेट या कंसेशन मिल सकता है, एंड अगर आप वो नहीं फायदा उठा रहे हो तो आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो। तो जैसे आपकी इनकम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो टैक्सेबल इनकम में आती है या नहीं आती है, टैक्सेबल इनकम का स्लैब क्या है, ऐसी सारी चीजें बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आप थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करो। सिर्फ सीए के भरोसे या पापा के भरोसे या भाई के भरोसे मत बैठो, खुद भी अपने पैसे की जिम्मेदारी लो, जो ये सेशन उसी चीज के ऊपर है। एंड क्या टैक्स लाभ होते हैं, क्या क्या कंसेशन होते हैं, बनिए की तरह सोचो कि मैं मेरा पैसा कहाँ कहाँ बचा सकता हूँ। सो अगर एकदम सिंपल इसमें मुझे आपको बताना है, आप अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो उससे आप आपका टैक्स बचा सकते हो। आप अगर पहला घर लेते हैं तो उस पे जो होम लोन होता है उस पे आप टैक्स बचा सकते हो। अगर आपकी डॉटर है, आप उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि स्कीम लेके उस पे आप टैक्स बचा सकते हो। इस तरीके से काफी सारे इजी ऑप्शंस है हमारे पास, जिससे हम टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे कर कम कर सकते हैं सिर्फ स्मार्टली इन्वेस्ट करके। सो ये सारी चीजों में आपको इंटरेस्ट लेना शुरू करना पड़ेगा। एंड कैसे हम हमारा टैक्सेशन करें, क्या हमारा टैक्स वैल्यू आता है, हमारा टैक्स बचाए, और फाइनली फाइल कैसे करना। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो रिटर्न फाइल करना सच में बहुत इजी है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी फाइल है, और अगर वो नहीं तो क्लियर टैक्स जैसे वेबसाइट्स है जो आपको चार्ज भी नहीं करती कुछ, और वहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम इजी वे में दिया है कि आपका सेविंग्स अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, तो ओके इतना इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे आप भर दो, उसके हिसाब से वो खुद टैक्स कंप्यूट करती है। आपके एफडी में आपको इंटरेस्ट कितना मिला, ओके इतना आपने एंटर किया, उसके हिसाब से इतना टैक्स आ जाता है। सो बहुत ही सिंपल हो गया है अभी आजकल का सिस्टम। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या थर्ड पार्टी वेबसाइट लाइक क्लियर टैक्स, जिसपे आप आपका टैक्सेशन बहुत इजीली भर सकते हो। एंड आई थिंक गूगल को अभी अपना दोस्त बना लो मनी के बारे में पढ़ने के लिए। सो कल जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स के लिए म्यूचुअल फंड सही है वेबसाइट है, जिसपे आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। सिमिलरली क्लियर टैक्स और इस टाइप से बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप टैक्सेशन के ऊपर भी पढ़ सकते हो। Simple as a fresher, as a person who has started earning for the first time, किस तरीके से
मैं मेरे पैसे को टैक्स में बचा सकता हूँ, इसके बारे में आई थिंक ये जिम्मेदारी लेके टैक्सेशन के बारे में पढ़ना शुरू करना है. ओके, एंड फाइनली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मिसयूज. सो ये एज अ बैंकर मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ घोटाले होते हैं इन चीजों को लेकर. रीजन बीइंग, कई बार आप देखोगे तो आपके बैंक में केवाईसी का अपलोड करना है, या आपको इवन सिम कार्ड के लिए बहुत सारी जगह पे आपको सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड जेरोक्स आपको देनी रहती है, जो आपको फोटो कॉपीज देनी रहती है, एंड आप एकदम धड़ाके से पैन कार्ड और आधार कार्ड हर जगह बांटते फिरते हैं. बट जानिए कि पैन कार्ड और आधार कार्ड एक्चुअली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी होल्ड करते हैं, एंड सबसे ज्यादा मिसयूज किए जा सकते हैं, बिकॉज आपकी उस पर सिग्नेचर है, आपका एड्रेस है, आपका फोटो है, आपकी सारी डिटेल्स उसमें होने के कारण. एंड जब आप जेरोक्स पे सेल्फ अटेस्ट करके दूसरे लोगों को दे देते हैं, व्हाट इफ उनने वो चीज के लिए यूज नहीं किया और वो डॉक्यूमेंट कोई और जगह पे एज प्रूफ सबमिट कर दिया गया एंड आपके नाम पे और गड़बड़ कर दी गई. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज कि पैन कार्ड और आधार कार्ड जहां तक पॉसिबल है, अनलेस वेरी नेसेसरी, एज एड्रेस या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दे. सेकेंड थिंग, जब हमको बैंक्स में या सिम कार्ड लेने के लिए जेरोक्स पे सेल्फ अटेस्ट करके देना रहता है, तो उसके साथ साथ पहले तो जहाँ पे आपका पैन कार्ड का फोटो आया है पेपर पे, आप हमेशा क्रॉस में साइन करिए, एंड उसके साथ साथ दीजिए फॉर यूज ऑफ ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट या फॉर यूज ऑफ बाइंग एयरटेल सिम. सो जो भी कारण के लिए आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, वो रीजन आप हमेशा मेंशन करिए, ताकि उस डॉक्यूमेंट को कोई किसी और पर्पस के लिए कभी मिसयूज नहीं करे. सो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आजकल एक नया सिस्टम ही हो गया है जहाँ पे हमको जेरोक्स देना पड़ता है सेल्फ अटेस्ट करके. बट उसके साथ साथ इस चीज को मिसयूज होने से अवॉइड करना हमारी जिम्मेदारी है. एंड पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर हमें नहीं देना है, तो हम क्या देंगे आगे? ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी या पानी का बिल जो है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक के पासबुक, ये सारी चीजें आप दे सकते हो. बिकॉज इवन बैंक के पासबुक में आपका बैंक अकाउंट नंबर है, बट सिर्फ अकाउंट नंबर से कोई कुछ कर नहीं लेगा, पर आपके पैन और आधार पे आपकी सिग्नेचर है, जिसको कोई कॉपी करके गलत यूज किया जा सकता है. तो इसलिए ध्यान रखिए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो है जहां तक पॉसिबल है हमें वो ही यूज करना चाहिए. एंड अगर बहुत ही जरूरी है पैन और आधार कार्ड और उसका हमें जेरोक्स कहीं देना है, तो सेल्फ अटेस्ट करते वक्त उस पे ये मेंशन करिए कि ये क्या पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं. ओके, ठीक है. सो जो कॉन्सेप्ट्स मुझे आपको समझाने थे, सेविंग से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, इंश्योरेंस को लेके, टैक्सेशन को लेके, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है. एंड फाइनल पर्ल्स ऑफ विजडम, जो गलतियां हैं जो है, जो सुनी है, और जो अच्छी चीजें हैं जो देखी है सुनी है, वो मैं फाइनली आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. सो एज यंगस्टर्स, आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है सोशल मीडिया के जमाने में, बट स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफस्टाइल विद अदर्स. मेंटल हेल्थ के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ ये चीज हमें बहुत अलग अलग लेवल पे अफेक्ट करती है. कई बार हम अननेसेसरी खर्चे किए जाते हैं जस्ट बिकॉज हमको हमारे दोस्तों को या हमारी फैमिली को एक तरीके से खुद को दर्शाना है कि हाँ हम ये स्टेटस को बिलोंग करते हैं, या हाँ हम ऐसा टेस्ट रखते हैं, ऐसी चॉइस रखते हैं, ऐसी क्वालिटी रखते हैं. सो इट इज वेरी इजी टू जस्ट स्पेंड मनी, बट इट इज योर हार्ड अर्न मनी. एंड आपके फ्यूचर के लिए आप जितना सेव करोगे, सो मे बी ऐसा आपको लगेगा कि ठीक है, मैं जो फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ वहां पे शायद इनकम उतनी है नहीं है, बट नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप अर्न करना शुरू कर रहे हैं, आप अपने फिनेंस को अगर अपने कंट्रोल में लेंगे, आप आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पे ध्यान रखेंगे, सो यू विल बी द नेक्स्ट मिलियनर ऑफ योर फैमिली.
एंड देयर इज नो स्टॉपिंग दैट, क्योंकि आपके पास सारे अपॉर्चुनिटीज है, आज आपके पास सही गाइडेंस है एंड आपके सब सही चीजों को अपने अंदर ये सारी चीजें लाएंगे तो अपने आप you can be the first millionaire of your family. तो stop comparing yourself with others and अपनी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफस्टाइल को मत कंपेयर करो। किसी के पास अगर गाड़ी है और आपके पास नहीं तो ठीक है, आपके पास भी आ जाएगी। आप अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास भी बहुत जल्द आपके पसंद की गाड़ी आ जाएगी। ओके, सेकंड है इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली नो मैटर व्हाट। तो SIP जो हम सुनते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या FD में पैसा डाल रहे हैं, RD में पैसा डाल रहे हैं, जहां पे भी हम हमारा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलरली करना है। आज मैंने अगर डिसाइड किया मैं मेरी इनकम का 30% सेव करने वाली हूँ, तो नो मैटर व्हाट मुझे पहले 30% सेव करना है और बाकी के खर्चे अपने आप निकल जाएंगे। अपने आप कुछ ना कुछ तरीका, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के स्पेंडिंग कंट्रोल में आ जाएगी। एंड दूसरी चीज ये है कि कई बार स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड में, जब आप न्यू इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, आप देखोगे कि मार्केट बहुत गिर गया और फिर आप डर जाओगे कि नहीं बाबा मार्केट गिर गया, अब तो मेरे पैसे का कुछ भरोसा नहीं, आज मुझे दिख रहा है कि मेरा पैसा नेगेटिव में है, तो अब मैं क्या करूं, आई थिंक पैसा निकाल लेना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज दिस इज फॉर योर लॉन्ग टर्म सेविंग। एंड रादर जब मार्केट कम हुआ, अगर आपके पास कोई सरप्लस है तो आप वापस मार्केट पे इन्वेस्ट करिए, बिकॉज मार्केट विल ओनली गो अप। मार्केट आपकी कंट्री की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है एंड इकोनॉमी सिर्फ बढ़ने ही वाली है। जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, पैसा सिर्फ बढ़ने वाला है आपका मार्केट में। सो पेशेंस रखिए, नो मैटर व्हाट, अपना डिसिप्लिन रखिए एंड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरी चीज है बिल्ड फाइनेंशियल एसेट फर्स्ट एंड फिजिकल एसेट लेटर। तो फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? ये जो आपकी सेविंग है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी FD है, ये आपका फाइनेंशियल एसेट है, ये आपके बैंक में आपका पैसा है। एंड फिजिकल एसेट क्या है? आपकी कार, घर। तो यस, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरा घर चाहिए एंड शायद रिक्वेस्ट करूँ कि पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट करें अपने आप को। थैंक यू। सो बिल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स फर्स्ट एंड फिजिकल एसेट्स लेटर। तो फाइनेंशियल एसेट मैंने जैसे बताया, बैंक में जो आपका पैसा है वो है, एंड फिजिकल एसेट आपका घर या गाड़ी है। तो कई बार ऐसे भी मैंने देखा है कि 25 साल की उम्र में लोगों ने अपना घर ले लिया, यस, वेरी प्राउड फीलिंग, बट 25 साल की उम्र में आपने EMI का लोड भी ले लिया, हाउसिंग लोन का लोड ले लिया, एंड 25 साल में शायद आपकी इनकम उतनी नहीं है एंड मे बी आप 50-60% ऑफ योर सैलरी सिर्फ लोन में चुकाते जा रहे हो। सो यस, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो यंग एज है वही एज है जब आप थोड़ा स्प्लर्ज भी करना चाहते हो, आप खुद पे स्पेंड भी करना चाहते हो, जब आप पार्टी करना चाहते हो, रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, वेकेशन करना चाहते हो। एंड अगर आपने इतने यंग एज में बहुत भारी भरकम लोन ले लिया तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और आपको कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होते रहेगा कि यार मुझे तो लोन चुकता करना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। सो इट कैन बी अ रीजन फॉर फ्रस्ट्रेशन, इट कैन बी अ रीजन जिसके कारण आपको हमेशा एक तनाव महसूस हो, इट कैन बी अ रीजन जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आपका BP या शुगर या हार्ट प्रॉब्लम कुछ शुरू हो जाए। सो जितना आपका इनकम है उस हिसाब से सेंसिबली आप आपके फिजिकल एसेट्स बिल्ड करिए। सो जब शुरू में अपनी इनकम कम है, आप उसको सेव और इन्वेस्ट करके एक चंक बनाइए। सो मैंने थोड़ा 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 पैसा जमा करके 5 लाख 10 लाख रुपए जब जमा हो गए, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर खरीदूं या गाड़ी खरीदूं, तो इट इज अ सेंसिबल डिसीजन, बिकॉज एकदम से बहुत लोड नहीं आएगा। कल जाके कोई इमरजेंसी आई तो अगेन आपको गड़बड़ नहीं हो जाएगी एंड सारी चीजें बहुत अच्छे से प्लान होके चलेगी। सो मे बी आपका घर 5 साल बाद बनेगा, बट कम टेंशन के साथ
और काफी अच्छे तरीके से आपका घर बन सकता है। ओके, तो ये थर्ड चीज थी। फोर्थ चीज जो हमने कल डिस्कस की, गोल बेस्ड सेविंग के ऊपर। सो आपको अगर एग्जाम्पल भी याद होगा तो पहला एग्जाम्पल था मोबाइल, सेकेंड एग्जाम्पल था सर्टिफिकेशन, थर्ड एग्जाम्पल था बाइक खरीदना, और चौथा एग्जाम्पल था वेकेशन पे जाना जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स। लाइफ में, फिनेंसेस में हमेशा पहले छोटे गोल से शुरू करिए, उसको अकम्प्लिश कीजिए, उसको हासिल करिए। अपने आप खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह मुझ में डिसिप्लिन है, अरे वाह आई थिंक मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ गया, मुझे इस चीज की तरकीब समझ गई। सो उस हिसाब से जब आप छोटे छोटे गोल्स रखेंगे, तो पहला मोबाइल का जो 10,000 रुपए के लिए मैंने सेव किया, आई विल फील हैप्पी, आई विल सेलिब्रेट, मैंने अपना मोबाइल खरीदा। उसके बाद फिर से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मेरे फर्दर स्टडीज के लिए मैंने 20,000 रुपए जमा किए, ओके आई विल बी हैप्पी, मैं मेरा सर्टिफिकेशन करूंगी। फिर मैंने बाइक के लिए 80,000 रुपए जमा किए। सो इस तरीके से इट विल बिकम योर हैबिट गोल बेस्ड सेविंग करना, एंड दैट इज हाउ यू विल लर्न दिस एंड इट विल स्टे विथ यू लाइफ लॉन्ग। आपके लिए ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाएगी कि आपके गोल के हिसाब से आप सेविंग करना शुरू करें। And final point is power of habit and develop a psychology to like money. So कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा पैसा अगर कमा लिया तो कुछ तो गंदे तरीके से कमाया, कुछ गड़बड़ करके कमाया, तो उस तरीके से हम ना देखें। विश्वास रखें कि हाँ हम सब बहुत कैपेसिटी रखते हैं, बहुत पोटेंशियल रखते हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। इसके लिए बस सही गाइडेंस और सही हैबिट्स की जरूरत है। सो विद द डिसिप्लिन एंड विद द नॉलेज, ये दोनों चीज का जब आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो देर इज नो स्टॉपिंग यू, एंड आप आपका जो अर्निंग है आप उसको स्टेडिली बढ़ाते ही जाएंगे, और वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर फैमिली के लिए आप एक बहुत अच्छी लाइफ सेट। एंड इसके बाद जानने के लिए कि हम क्या नई चीजें देख सकते हैं और कहाँ पे और इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान सकते हैं। सो ये 3-4 चीजें मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है जो आई थिंक काफी लोगों ने सुनी होगी, और अगर नहीं भी सुनी है, सबसे बेसिक 20 साल पुरानी ये किताब है। एंड स्टोरी के थ्रू ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम किस तरीके से अच्छे से हम फिनेंशियली इन्वेस्ट करें, सेविंग करें, क्या एसेट होता है, क्या लाइबिलिटी। तो एकदम सिंपल भाषा में अच्छे तरीके से इनने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो रिच डैड पुअर डैड एक उस टाइप की किताब है जो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाएगी। जो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें स्टोरी ऑथर ने बताया है कि आप कैसे पैसा बना सकते हो, कैसे आप रिस्क लेके कर सकते हो। तो लाइफ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े बड़े हस्तियों के एग्जाम्पल्स को देख के उनने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हो, किस तरीके से आप चाह रख के अपने लिए और पैसा कमाएं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस बुक में दिए हैं। जब आप टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हो, इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हो, तो वन स्टॉप वेबसाइट एक जो है इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ करके है, उस पे आप देखो सिंपल भाषा में। जो अपना टाइम्स ऑफ इंडिया है ये उसी का सिस्टर कंपनी है इकोनॉमिक टाइम्स, और उसी का एक सब डिविजन है वेल्थ, जिसमें वो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग इंश्योरेंस और पैसे से लेके, वेल्थ से लेके क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, किस तरीके से सीएज या लॉयर्स एडवाइस करते हैं लोगों को, तो अलग अलग कॉलम्स है। तो अगेन ये एक बहुत अच्छा पेपर है जिसको आप पढ़ के अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फॉर माय यंग ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पे है, एक ये फिनेंस विद शरण एक ये पेज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे 1-2 मिनट में अच्छे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सिंपल भाषा में
हमारे ही एज ग्रुप का है ये शरण, और उसने बहुत ही अच्छे से सिंपल इंग्लिश भाषा में वो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। तो फिनेंस विद शरण भी एक ऐसा पेज है जो आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, कंटिन्यूसली लर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ मेरा आज का सेशन कंप्लीट होता है, एंड आई एम श्योर कि काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, सो इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी फिनिश किया। सो यस, गुड गुड मैडम, बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए हैं आज, पर्टिकुलरली मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस जो कि बच्चों के लिए नया है। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। कोई क्वेश्चन आहे? कोणाला काही विचारायचं प्रश्न? विद्यार्थी मित्रांनो, हेलो मैडम, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए ना आप कोई अच्छे कंपनियां रिकमेंड कर सकती है, ऐसे बोल सकती है, या टर्म प्लान के बारे में? सो फ्रैंकली आपकी स्टडी नहीं, तो अभी जैसे टर्म प्लान रिसेंटली जब मैंने मेरे भाई के लिए सजेस्ट किया था, तो HDFC का एक टर्म प्लान काफी अच्छा है। टाटा AI एक कंपनी है जिसके भी टर्म प्लान काफी अच्छे हैं। सो HDFC और टाटा AI ऐसी कंपनीज आप देख सकते हैं। एंड इसमें एक और चीज मैं जो हाईलाइट करना चाहती हूँ, कई बार कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा पहले का टर्म प्लान अगर टाटा का था, और कल जाके अगर टाटा ने ये बिजनेस ही बंद कर दिया, तो मेरे टर्म प्लान का क्या होगा? ये एक डर, आई थिंक लॉजिकल क्वेश्चन है, डर लगता है। बट इसीलिए IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड है, उसने रूल ऐसा बनाया है कि कोई भी कंपनी जो आपको टर्म प्लान आज दे रही है, वो कल जाके यूं ही अपनी दुकान बंद नहीं कर सकती। तो आपका टर्म प्लान हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेगा, बिकॉज देखो, आप 60 साल 80 साल के लिए देख रहे हो, एंड 60-80 ईयर्स में तो बहुत कंपनीज मर्ज होगी, कुछ डिसॉल्व हो जाएगी, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो इसलिए IRDA ने जो रूल निकाला है कि कोई भी कंपनी कल जाके यूं ही अपना बिजनेस बंद करके ऐसे नहीं बोल, हाथ खड़े नहीं कर सकती। जिसको क्लेम अगर चाहिए तो ऐसे नहीं कि अब तो मेरी कंपनी बंद हो गई, वैसे नहीं। सो वो जो बिजनेस रहेगा उसको कंपल्सरीली दूसरे किसी बिजनेस को बेचना ही पड़ेगा, एंड जो आपकी पॉलिसी थी, जो आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, वो एज इट इज रहेंगे। तो उसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आज मेरे जो लिसनर्स है उनको अगर कोई भी थोड़ा सा ऐसा मन में झिझक आया कि कल जाके अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा टर्म प्लान ऑनर होगा, मुझे क्लेम, मेरी फैमिली को क्लेम मिलेगा कि नहीं, 100% क्लेम मिलेगा, बिकॉज इसके लिए सिस्टम इन प्लेस है। तो टर्म प्लान के लिए HDFC और टाटा AI है। एंड मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करंटली LIC भी अच्छा है। तो लाइक मेरा जो है LIC कैसी है मैडम? LIC अच्छी है, बट वही, सो LIC क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी है, बहुत ही सदियों से चली आ रही है, वैसे टाइप की जो एकदम घरेलू वाली फीलिंग है LIC में। यस, एंड हमें एक्चुअली ऐसा मिसकंसेप्शन लगता है कि LIC है तो एकदम चिंता मुक्त हो जाओ। तो यस, क्लेम परसेंटेज अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, बट बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी है जिनका क्लेम परसेंटेज अच्छा है। सो करेंटली मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, बट मे बी मैं थोड़ा स्टडी करके आपको अलग से मैं मैसेज कर दूंगी कि मेडिक्लेम के लिए हम कौन से कंपनीज को ले सकते हैं, जो अच्छी कंपनीज है और जहाँ पे मेरा स्टडी है। सो मैं मेरे बैंकर फ्रेंड से आजकल की क्या अच्छी कंपनीज है उस हिसाब से मैं पूछ के आपको शेयर कर सकती चलेगा। और मेडिक्लेम के बारे में क्या ओपिनियन है मैडम आपका? मेडिक्लेम हूँ। सर, आपकी क्वेश्चन नहीं समझा,
आवाज नहीं, ब्रेक हो ये तो टर्म प्लान के बारे में, टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया आपने। यस। मेडिकल इंश्योरेंस जो है, मेडिक्लेम के बारे में, उसमें भी LIC का भी एक प्लान आता है और प्राइवेट के बहुत सारे कंपनीज है। तो उसमें ऐसा कौन सा अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ आपको कुछ रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ, तो मैंने जैसे कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस का एकदम मुझे तुरंत नहीं ध्यान में है, बिकॉज रिसेंटली मैंने कुछ खरीदा नहीं है, बट मैं मेरे फ्रेंड्स से पूछ के, जो बैंकर्स है आज के इसमें जो कॉम्पिटिटिव है, जो अच्छे हैं, वो प्लान डेफिनेटली मैं पूछ के आपको अलग से मैसेज करूँ। मेरा खुद का एक मैक्स बुपा का है। हाँ, तो उसको मैक्स बुपा अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। तो इवन अभी जैसे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए या जो एनुइटी और अलग अलग चीजें होती है जिसमें वो बोलते हैं कि हम आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो यूलिप्स जो होते हैं, तो आई फील कि टू स्टार्ट विद, जब आप आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे तो सिर्फ जो 2 दिन में हमने पॉइंट्स कवर किए, आप उतने ही टॉपिक्स को अगर ध्यान में रखोगे और अगले 5 साल तक कुछ नया भी स्टार्ट नहीं करोगे, आई थिंक यू आर वेरी वेल कवर्ड। तो इसके अलावा मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपको कोई नई चीज देखने या कोई नई डायरेक्शन में सोचने की जरूरत नहीं है अगले 5 साल के लिए। अगर आज आप आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, आई थिंक अपने आप आपको नए नए और ऑप्शन दिखते जाएंगे, आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ते जाएगा क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा ये सिस्टम में। एंड फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप आपका इन्वेस्टमेंट को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे आप और रिस्की एसेट्स में जा सकते हैं। सो फिर मतलब द स्काई इज द लिमिट। बट एकदम जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव ये सेशन का वही था कि हम न्यू जनरेशन को कैसे पैसे में रुचि लेना सिखाएं। एंड विथ दीज 2 days ऑफ स्टडी, अगर आपने सिर्फ इतनी चीजें से भी शुरू किया और आपके 5 years, तो मैं कह रही हूँ कि कुछ और नई चीज देखने की आपको जरूरत ही नहीं। 5 साल में फिर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने आप जैसे नए नए आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको लगेगा अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा पैसा डाल के देखता हूँ। सो विथ ट्रायल एंड एरर, बिकॉज हिस्टोरिकली डेटा बहुत कुछ कहता है, बट फ्यूचर किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। सबको 2019 में ऐसा लग रहा था कि अब तो मार्केट क्या बूम होने वाला और ये, पर फिर 2020 में कोरोना बहुत ही ज्यादा फैल गया और फिर मार्केट एक पल के लिए 27,000 पे आ गया, बट वो ही अगले 2 महीने में दोबारा 40,000 पे पहुंच गया। तो काफी सारी चीजें सेंटिमेंट ड्रिवन है एंड ऑप्टिमिज्म 100% रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नई चीजें हो रही है और नई चीजें होगी हमेशा ही। फ्यूचर में भी बहुत सारे ब्रेक थ्रूज और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जिनको हमने कल्पना नहीं की थी, बट सारी चीजों का इम्पैक्ट मार्केट पे फॉर ए लिमिटेड टाइम होगा। ये चीज बहुत जरूरी है समझना, अपने अंदर फिट कर लेना। एंड यही रीजन था जब मैंने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, कल मार्केट गिर रहा है, गवर्नमेंट गिर रही है, इलेक्शन हो नहीं रहा है, कुछ भी रीजन हो, उसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी कंट्री सिर्फ ग्रोथ के मार्ग पे है और अच्छा ही कर। ओके मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा क्लियरिटी हो गई उसमें कि कुछ भी अगर क्रिटिकल कंडीशन भी आए तो इन्वेस्टमेंट नहीं रुकना है, कंटिन्यू करना है। और डेफिनेटली मार्केट आज नहीं तो कल बढ़ती ही रहेगी और ये हिस्टोरिकल डाटा है जो कि हमें बता रहा है कि वो बढ़ रही है। एंड हम 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर आज के दिन देख के आपको लग भी रहा है कि मेरा पैसा नेगेटिव में दिख रहा है, तो अपने आप को रिमाइंड करिए कि मैंने 5 साल के लिए पैसा डाला है। 5 साल से पहले ऊपर नीचे जो भी होगा मुझे डरना नहीं है। करेक्ट, वो जर्नी है, वो होती रहेगी। यस, करेक्ट करेक्ट। बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आ गया सबके बारे में। और नहीं तो हमें ऐसा ही मालूम था कि शेयर्स मार्केट में पैसे अगर डाले तो हम डूबने ही वाले हैं। ये ऐसा हमारा एक्सपीरियंस था।
लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग लाइफ के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमको कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो और कोई किसी को कुछ पूछना है? हेलो स्टूडेंट। सर। हाँ Yes. पूछा। मैम, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अर्निंग का ऑप्शन क्या है, बता सकते हैं क्या? ओके, सो ऑनलाइन अर्निंग के लिए जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था, आप एक चीज है जो मैंने ब्लॉगिंग कही थी, तो ब्लॉगिंग यानी खुद की आप एक वेबसाइट बनाएंगे एंड वो वेबसाइट पे जो भी चीज का आपको लगता है कि मुझे दूसरे लोगों से इसके बारे में ज्यादा पता है, उस चीज को लेके आप अपना शेयर कर सकते हो। एंड अगेन कंसिस्टेंटली, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, साल भर करेंगे, 2 साल करेंगे, अपने आप ये एक ऑप्शन हुआ ऑनलाइन अर्निंग के लिए। सो ऑनलाइन अर्निंग की भी जितनी भी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि आज मैंने कोई चीज सेटअप की और एक हफ्ता देखा, 15 दिन देखा और नहीं हो रहा और बोलेंगे कि मैडम आपने तो मुझे सही चीज नहीं बताई। सारी चीजों को बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है। दूसरी चीज जो मैंने कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक आज बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस बन गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप के घर में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा चिवड़ा और चकली और ये सारी चीजें बनाती है, एंड आपके ही शहर में, आपके ही गांव में लोग होंगे जो घर गुती नाश्ता खाना चाहते हैं, या तो आपके नियर बाय टाउन्स एंड विलेजेस में होंगे। सो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से लातूर अगर देना है, सोलापुर देना है, पुणे देना है, बॉम्बे देना है, नागपुर देना है, तो उस टाइप से भी आप अपना उस पर सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगेन आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अच्छे तरीके से मैं कैसे फोटो खींचूं, मैं किस तरीके से अपने आप को अच्छी भाषा में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूं। सो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे कि जो पहले हमें लगता था कि ये चिवड़ा फरसान और बिस्किट कुकीज ये सारी चीजें घर से कौन बेचता है, बट आज इसके लिए लोग प्रीमियम देना पसंद करते हैं। नानी के हाथ का अचार और पापड़ और बड़ी और वो सारी चीजों के लिए लोग 100% विलिंग है, बिकॉज उनको पता है कि जो फैक्ट्री में बनती है, जो मशीन पे बनती है चीजें, उसमें टेस्ट नहीं। हम चिप्स, वेफर्स और ये चीजें खाते हैं, तो इवन अगर हमें चूड़ा फरसान भी फैक्ट्री में बना हुआ खाना है तो उसमें उतना मजा नहीं, बट वही घर पे जो पोहे सेक के, शिंगदाना डाल के, प्याज वगैरह डाल के जो बनता है, जो टेस्ट हमारी मम्मी, नानी, दादी लोग का होता है, उसकी दोबारा बहुत डिमांड आ गई है। सो ये सेकंड चीज है कि बहुत इजीली, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको एड्स भी डालने पड़ेंगे। सो एड्स भी वहां पे बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आप अगर महीने का 100, 200, 500 रुपए का भी बजट रखते हैं तो आप काफी सारे लोगों को रीच आउट कर पाएंगे। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपके घर गुती कोई चीज, आपको चिवड़ा फरसान वैसा कुछ है, आप क्राफ्ट का कुछ बनाते हैं, कुछ बुनाई, कढ़ाई, वैसे टाइप की चीजें, मैक्रम, क्रॉस स्टिच, वो सारी चीजों की भी अब सडनली बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है। सो ड्रीम कैचर, आई डोंट नो यंगस्टर्स में अगर आप लोग जानते हैं, ड्रीम कैचर है, और बहुत सारे ऊनी कुशन कवर और ऐसे टाइप की चीजों की सडनली बहुत डिमांड बढ़ गई है। तो ये टाइप की आप चीजें अपने आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं एक मार्केट प्लेस बना के। तीसरी चीज जो मैं देखती हूँ, थ्रिफ्टिंग, जो इसको कैसे कहेंगे कि जैसे बॉम्बे में लिंकिंग रोड है और दिल्ली में सरोजनी मार्केट है जहाँ पे एक्सपोर्ट रिजेक्ट और एक्सपोर्ट सरप्लस वाले कपड़े होते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन, खासतौर से विमेन, बहुत ज्यादा उस चीज में बिलीव करती है कि हम H&M, मैक्स, लाइफस्टाइल, ये सारी कंपनी से खरीदने के बजाय सरोजनी और ये बॉम्बे के लिंकिंग रोड, ये सब जगह से हम कपड़े खरीदे जो शायद एक्सपोर्ट रिजेक्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज वो सस्ते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज कहीं पे हम जो कपड़े अदरवाइज वेस्ट हो जाते हैं उसको हम दोबारा एक लाइफ दे रहे हैं। एंड ये सारे पहनने लायक कंडीशन में है, बट मे बी एक छोटा सा छेद है या थोड़ा सा कलर इधर उधर है, बटन इधर उधर है, सो वो वाले टाइप की चीज है। सो थ्रिफ्टिंग एक बहुत ही
बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है आजकल। सो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप देखेंगे तो बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स है। सो अगर आपको लगता है आप ऐसे कोई जगह पे है या आपके ऐसे कोई कनेक्शंस है जहाँ से फैक्ट्री से आप कोई भी चीज थोड़ा सस्ते में प्रोक्योर करके ऑनलाइन उसको बेच सकते हैं एट अ प्रॉफिट, तो वो भी चीज आप कर सकते हो। ऑनलाइन कमाने के लिए अगेन आप आपकी कोई अगर हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई भी सर्विस, कोई भी, या तो टॉकिंग के लिए सो आप वॉइस ओवर्स दे सकते हो, या तो अगर आपका लिखना बहुत ही सुंदर है सो कैलीग्राफी आप करके कर सकते हो। सो कैलीग्राफी वाले भी आजकल बहुत सारे वेडिंग कार्ड पे, जो वरना पहले सिर्फ हम एक प्रिंटेड स्टिकर चिपका देते थे, आजकल आपने अगर ये हुनर अपना लिया कैलीग्राफी का, सो आपको ऑर्डर ऐसा आएगा कि वो आपको वेडिंग कार्ड्स भेजेंगे एंड आपकी सुंदर हैंडराइटिंग में आपको उनके गेस्ट का नाम लिख के उनको दोबारा भेजना है या वहां से ही पोस्ट करना है। तो इस तरीके से बहुत बहुत सारे ऑप्शंस आज हमारे लिए अवेलेबल है। समझना बस यही है कि हम किस में इंटरेस्ट रखते हैं और हम किस में उत्तीर्ण है, किस में हमारा स्किल अच्छा है। अगर आपका स्किल वो डायरेक्शन में अच्छा है सो डेफिनेटली आप उसमें और टाइम दो, उसमें थोड़ा और कोई कोर्स करके उस स्किल को इतना अच्छा बनाओ कि दूसरे लोगों के मुकाबले आप बहुत अच्छे हो जाओ एंड लोग उसके लिए आपको ज्यादा पैसा दें। सो इस तरीके से हम ऑनलाइन मनी को देख सकते हैं, मनी मेकिंग के लिए देख सकते हैं। ओके सो आई होप इससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है। यस मॅम, थँक्यू. अजून कोणाला विचारायचं काय प्रश्न? आज सेशन बद्दल कोणाला काय बोलायचे आहे? किसी को कुछ बोलना है आज के सेशन के बारे में? हेलो मैम। हेलो। आपने इतने सिंपल तरीके से मतलब बताया है ना, तो क्लियर हो गया सब कुछ। और आपको मिलने का हमें मौका दे रहे, तो हम बहुत लकी है कि आपको था और इंफॉर्मेशन बहुत सारा हमारा बढ़ा रहे हैं, नॉलेज और छोटी छोटी बात सिंपल तरीके से बताते हो। हम बहुत लकी है सर, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपसे बार बार मिलने का। डेफिनेटली थैंक यू सर, जो बार बार हमें मिलने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एंड आपका फीडबैक सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक थैंक यू मैम, थैंक यू। जो एफर्ट है वो पूरा सफल हो गया, क्योंकि मेरी कोशिश ही ये है कि मैं एकदम सिंपल तरीके से, जो इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं भी रखते हैं या जिनको ऐसा डर है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बट नहीं, एक बार जब ये चीज समझ जाती है ना तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड मेरी पर्सनल कोशिश यही रहती है, इवन मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, कि जो हम एज विमेन कई बार सोचते हैं कि पैसा मेरे बस की बात नहीं है, एंड जबकि घर में पैसा मम्मी ही मैनेज करती है। आई थिंक सबके घर में पैसा मम्मी मैनेज करती है, पर फिर भी कहीं तो हमें एक डाउट रहता है मन में कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे को नहीं समझेगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद हमें ऐसा हमेशा जताया गया है कि ये एकदम बहुत ही बड़ी चीज है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड आई होप कि आज के सेशन के बाद अगर आप लोग इसमें और पढ़ना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, दिन के सिर्फ 50 रुपए, महीने के 1500 रुपीज अगर आप साइड में रख के सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो आई थिंक मैं बहुत खुश होंगी वो सुन के, वो जान के। एंड नॉट जस्ट टुडे, अगर 1-2 साल बाद भी जाके आप ये चीजें लाइफ में यूज कर रहे हो तो मैं हमेशा चाहूंगी कि हाँ, कहीं पे मैंने आपके लाइफ में वो चेंज लाया। थैंक यू मैडम। यस मैम, मुझे और एक बात कहनी है। आपने जो लोगों के बारे में बताया ना मैम आज, वो बहुत क्लियर है। बेसिकली लेडीज को वो पता नहीं होता, बट आपने वो बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया। और लास्ट भी तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था और उसके बारे में लेडीज के लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो आपने बहुत सारे बता दिए। तो अभी कुछ तो करना ही है, ऐसा डिसाइड हो रहा है। बहुत अच्छी बात है।
थँक्यू चाकोते. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? थँक्यू सर. थँक्यू. अजून कोणाला विचारायचं काय? तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम. अभी तक आपने हमारे बच्चों के लिए 11 सेशन कंडक्ट किए हैं. टुडे इज 11th सेशन. तो यू आर एज वन ऑफ द फैकल्टी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. Yes. और आपका टोन हमारे बच्चे अभी पकड़ रहे हैं. आप जो स्टाइल से बात कर रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो एक बच्चे कैचअप कर रहे हो. तो अभी तक हमने 11 सेशंस कंडक्ट किए हैं. एक बहुत बड़ा जर्नी यहाँ कंप्लीट हो रहा है और बहुत सारे एक ह्यूमन लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है आज के दुनिया में जो हमें ज़रूरी थे, जो हमने ये 11 सेशन में लर्न किए हैं. तो उसमें पर्सनल डेवलपमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारे चीज़ें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, लिंक्डइन के खुद का इंटरेस्ट स्किल, बहुत सारे हमने एक स्किल, जितने भी स्किल्स आज मार्केट में जो ट्रेडिंग है तो उसमें हमको हम टच करने की कोशिश किए हैं विद योर हेल्प. और आपके साथ साथ और हम 1-2 ट्रेनर को भी इनवाइट किए थे. तो आप अभी आज तक हम 14 वेबिनार सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं ये सब बच्चों के लिए. तो आप बच्चों को थोड़ा शॉर्ट में 2 मिनट में इसका इम्पोर्टेंस बता दीजिए और कंक्लूजन करिए कि ये जो भी मेरा जो आइडिया था कि एक मार्केट में जो अच्छी चीज़ें हैं और जो कि बच्चों को नहीं मिलती है और बच्चा मिलती भी है तो वो लेता नहीं है, सुनता नहीं बैठ के यूट्यूब पे इधर उधर. तो एक कॉमनली एक ऐसा कुछ मुझे करना था. ये मेरा ज़रा ड्रीम था कि बच्चे जो भी डिप्लोमा का भी क्यों नहीं रहते, लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन देना और उनके ऊपर है कि वो लाइफ में कैसा क्या कर सकते हैं. तो हमारा तो ड्यूटी है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना है. और एक लिंक्डइन को मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि थ्रू दैट प्लेटफॉर्म वी गॉट सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़. एंड मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि हम आपके जैसे लोगों के साथ काम किए हैं और ये पॉसिबल भी हो गया है ये कोविड के सिचुएशन की वजह से. अदरवाइज़ हम आपको इनवाइट यहाँ नहीं कर सकते थे और आप आती थी क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है. तो लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक हमारा कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशन 11-15 आवर्स का सेशन हो गया है और इसमें करीब 100 स्टूडेंट्स एवरी सेशन में पार्टिसिपेट किए हैं. कई फैकल्टी भी है और इससे हमको कई बाहर के लोग भी थे जो कि यूपी में और कई नीलंगा के फैकल्टी है, लातूर के कई ट्रेनर्स है. जो मैं लिंक्डइन के ऊपर आपका जो फ्लायर्स पोस्ट करता था तो उसके थ्रू उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया और मैं उनको भी इसमें इनवाइट किया है. तो ये एक हमारे एरिया में मुझे नहीं लगता कि कौन से इंस्टीट्यूट ने इतने वेबिनार्स, इतने सॉफ्ट स्किल के ऊपर कुछ सेशंस कंडक्ट किए हैं. तो आफ्टर ऑल आई थैंक यू वेरी मच मैडम again, and thank you all the students and faculty who has cooperated to success this different 14 webinars during this COVID. Thank you madam. तो आप 2 मिनट में इसका कंक्लूजन करिए. थैंक यू. यस. सो अगेन जैसे आपने कहा लिंक्डइन ने हमें मिलाया एंड आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आप लोग को, जो मैंने फर्स्ट सेशन के बाद भी बोला था और आई थिंक हर सेशन में बोलती हूँ, यू आर रियली लकी टू हैव सच अ ग्रेट प्रिंसिपल सर. सच में मतलब ये जस्ट बिकॉज सर ने मुझे इनवाइट किया सेशन के लिए उस रीजन से नहीं, बट जो एक थिंकिंग है सर की. एंड हमेशा से सर जो लाइक इवन आज का ये जो सेशन था एंड मल्टीपल टाइम्स हमारे जो डिस्कशंस भी होते हैं कि यही है कि इन बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं बियॉन्ड द करिकुलम, जो लाइफ स्किल है जिससे आगे जाके ये सक्सीड करेंगे लाइफ में. सो बिकॉज ऑफ हिज विजन, उनका ये जो इतना ग्रेट थिंकिंग है वही रीजन है जिसके कारण ये पूरा वेबिनार सीरीज बना. यही रीजन है जिसके कारण आपको और हमें मिलने को मौका मिला है और आप दूसरे
ट्रेनर्स के साथ भी मिले हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखी है। एज सर हैज सेड कि उनने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, उनने आपके लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसमें आके बैठना नहीं बैठना आपकी चॉइस थी। यू चोज टू कम एंड अटेंड इट बिकॉज आपने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे सर ने कुछ रखा है तो अच्छा किया होगा, एंड ये चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे इसके बारे में नया सीखने मिलेगा। आप उस चाह के साथ अपने विल पावर से, अपने चॉइस से आपने सेशंस अटेंड करना सही समझा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप मुझे क्वेश्चंस पूछते हो, जब आपने दूसरे ट्रेनर्स को क्वेश्चंस पूछे होंगे, क्योंकि कहीं पे आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि कहीं पे आपने इनके बारे में सोचा कि मैडम ने ऐसा क्यों कहा या मैडम ने ऐसा बोला बट मुझे इसके बारे में अच्छे से समझा नहीं, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चंस पूछे तो आपके दिमाग में वो और अब अच्छे से सेटल हो गई है वो इंफॉर्मेशन। सो अब आई विल से कि आप सारे बच्चे, सारे टीचर्स, एवरीवन जिनने भी ये सेशन सुने हैं, आपने बहुत सारे नई चीजें सीखी है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। एंड इट इज ओनली कि इधर से आप कहाँ अपने आप को लेके जाते हैं। आपने चॉइस की कि आप सेशंस अटेंड करेंगे। अब इस नॉलेज जो आपने सेशंस में सीखी है वो अगेन आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आप को यहाँ से कितनी ऊंचाई तक ले जाए। सो आपको सारे टूल्स मिल गए हैं, आपको सारी टेक्निक समझ में आ गई है, एंड आई होप with this motivation, with motivation from your teachers and from principal sir, from your family, आप लोग लाइफ में बहुत बहुत आगे तरक्की करेंगे। एंड कहीं पे भी कुछ अगर आपको सपोर्ट लगता है, कोई कंफ्यूजन आता है, सो आपके टीचर्स है, आपकी फैमिली है, मैं हूँ, हम सारे आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको सही क्वेश्चन पूछने की देर है। करेक्ट सो करेक्ट। थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू सर। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ओके, सेल्फी ले लेंगे। यस सर। यस